अहमद। मौलाना कलीम सिद्दीकी को जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पहले उनको अदालत ने पुलिस कस्टडी नहीं दी थी, लेकिन दूसरे दिन पुलिस कस्टडी यूपी एटीएस को मिल गई। उसके बाद अब उनको 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के वकील हमारे साथ मौजूद हैं, अबू बकर साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौलाना को कैसे गिरफ्तार किया गया और अभी इस केस में क्या चल रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि मौलाना को कैसे गिरफ्तार किया गया। देखिए, मौलाना मेरठ में एक प्रोग्राम के बाद वहाँ से फुलत अपने आबाई गांव जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी को घेर कर, वो थे उनके साथ 4 लोग और थे, 2 स्टूडेंट थे और एक उनका ड्राइवर और एक उनके साथ और थे। उन 5 लोगों को वहां से लेके वो चले गए लखनऊ। रात भर पूरी फैमिली फोन लगाती रही, सबके मोबाइल स्विच ऑफ रहे। अगले दिन दोपहर में जब एटीएस की तरफ से 3 पेज की प्रेस रिलीज मीडिया को दी गई, तो फैमिली वालों को ये पता चला कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को एटीएस ने धर्म परिवर्तन के एक केस में गिरफ्तार किया गया है। और वो उस धर्म परिवर्तन के उस केस में पहले जून के महीने में 20-22 जून 2021 को मौलाना उमर गौतम साहब और उनके एक साथी, फिर उसके बाद 8 लोग और, अब तक मतलब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब उसमें 11वें मुल्जिम है। तो मौलाना के साथ कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कितने लोगों को छोड़ा गया इसमें? मौलाना के साथ 4 लोगों को एटीएस में लिया था और 2 उसमें जो स्टूडेंट थे, शागिर्द कम उम्र के, उनको तो छोड़ दिया गया, लेकिन 2 लोगों का अभी तक एटीएस के एरिया हमें मालूम नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं। इवन के उसके अगले दिन फिर इदरीस साहब, मौलाना इदरीस साहब, उनको भी वो स्कूटर से जा रहे थे, उनको भी रास्ते में फुलत और कटौरी के बीच में उनको नामालूम अफराद ने, अब उसको आप इलीगल डिटेंशन कह लिए या किडनैपिंग कह लिए, वो कर दी गई। उसकी रिपोर्ट जो है कंप्लीट। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे वायरल लगातार हो रहा है कि मौलाना इदरीस कहाँ हैं, कुछ पता नहीं है, तो आपको कुछ मालूम है कि अभी तक एजेंसीज ने उस पर कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है या ना फैमिली को इन्फॉर्म किया है। और एनएचआरसी को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को, इन सभी लोगों को इन्फॉर्म किया जा चुका है। इदरीस साहब के तरफ से उनके बेटे ने एटीएस कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई है कि उनके वालिद को इलीगल डिटेंशन में है, जबकि उसमें अभी तक एटीएस की तरफ से या यूपी पुलिस की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। लेकिन क्या हुआ था कि जब पहले दिन बहस हुई, आपने भी पोस्ट डाला था कि मौलाना को पुलिस कस्टडी नहीं मिली, अदालत ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन ऐसा क्या हुआ कि पुलिस कस्टडी दे दी गई? देखिए, अब इस पर तो कोई कमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि पहले दिन का ऑर्डर है कि उसमें उनको जुडिशियल कस्टडी में 5 अक्टूबर तक के लिए भेजा जाएगा। दूसरे दिन फिर ऑर्डर आया कि उनको 10 दिन की पुलिस कस्टडी, जो कि 23 तारीख से लेकर तारीख की सुबह तक वैलिड होगी। और 4 तारीख को एटीएस उनको जेल, लखनऊ जेल में पहुंचाएगी और 5 तारीख को उनकी कोर्ट डेट जो है वो पहले से फिक्स है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल से। तो अभी मौलाना कैसे हैं? आपसे उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई? मौलाना से मेरी दोनों दिन मुलाकात हुई। मौलाना को जो पुलिस कस्टडी में भेजा गया है उस एटीएस की, उसमें भी कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि उनको किसी तरह की परेशानी या अजियत नहीं दी जाएगी, किसी तरह का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, उनका मेडिकल कराया जाएगा और उनकी सेहत का और उन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। तो मौलाना ठीक हैं और इंशाल्लाह वो उनको, उनके साथ कुछ अभी तक मौलाना काफ़ी। तो जैसे कि यूपी एटीएस ने ये भी कहा है कि बाहर से फंडिंग होती थी उनके लिए, तो आप केस लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ आपको मालूम है? देखिए, ये सिर्फ एलिगेशन है। मौलाना के पास एफसीआरए था, मौलाना के पास जो भी
फंडिंग आई है वो उनके अकाउंट में आई है, और लास्ट ईयर तक, मतलब जो हमारा लास्ट बिल्कुल अप टू डेट या जो लास्ट हमारा वो है फाइनेंशियल ईयर, उसके ऑडिट हुई भी है रजिस्टर्ड सीए से। और ये सिर्फ इल्ज़ाम है, ना तो अभी तक जो देखिए जो एक ये मीडिया जो ट्रायल हुआ है इसको समझना चाहिए कि ये मीडिया ट्रायल क्यों हुआ। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने से पहले, ऑन द रिकॉर्ड ये बात मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने से पहले 3 सफ़हात की बहुत ही इनक्रिमिनेटिंग भड़काऊ अल्फाज में फिरका वाराना अल्फाज और लहजे का इस्तेमाल करते हुए जो एटीएस उत्तर प्रदेश ने प्रेस नोट दिया मीडिया को, वो मीडिया ट्रायल के लिए स्क्रिप्ट तैयार करके दी गई है। कोर्ट के अंदर जो रिमांड एप्लीकेशन है वो 1.25 पेज की है, यानी 1 पेज और दूसरे पेज पे 3-4 लाइन। जो कोर्ट में पेश किए इल्जामात लगाए गए हैं उसमें यह है कि मौलाना बहुत से मदरसे चला रहे हैं, मौलाना दावत का काम कर रहे हैं, मौलाना जो लोग कन्वर्ट होते हैं उनके कन्वर्जन सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, मौलाना की गैर ममालिक से, जिसमें सऊदी अरब बहरीन वगैरह का तस्करा किया है अरब ममालिक का, कि वहाँ से इनकी फंडिंग होती है। और ये सारे इल्ज़ामात जो हैं ये इल्ज़ाम कोई ऑफेंस नहीं बनाते हैं, बल्कि ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ फंडामेंटल राइट है, जिसे हम लोग कह सकते हैं संवैधानिक अधिकार है हमारा, और इसको प्रोटेक्ट करना जुडिशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर या गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट कहा गया है। क्योंकि हमें इस पूरे केस को इसका एक पस मंजर है, केस की मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह के सबूत और गवाह को कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। लेकिन जैसे डॉक्टर उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया था तो उनके भी कहा गया था कि बाहर से फंडिंग हो रही है, अब मौलाना को गिरफ्तार किया गया तो उनमें भी कह दिया कि बाहर से फंडिंग असल में देखिए उनको भी, मौलाना उमर गौतम साहब को भी जब गिरफ्तार किया गया था तो उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि वो बाहर से फंडिंग हो रही है, कन्वर्जन करा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर बाहर से फंडिंग हो रही है या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है तो उसके लिए ईडी है जिसके तहत केस रजिस्टर किया गया उमर गौतम साहब के खिलाफ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। ये एटीएस कैसे आ गई? एटीएस तो टेरर एक्टिविटीज के लिए है। जब इस पर हंगामा हुआ तो काफी बाद में जाके उन्होंने 121 और 123 उसमें जोड़ दिया, वेजिंग वॉर या अटेम्प्ट टू वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन। तो वॉर का या वेजिंग वॉर का की डिफिनीशन इतनी नैरो करके वो उस पर सोचना चाहिए। जहां चाह रही है हुकूमत वो अपने डिसेंट्स को, मुखालिफिन को खामोश करने के लिए वो सेडिशन का इस्तेमाल कर दे रही है, जहां चाहती है वो वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन का इस्तेमाल कर दिया। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए वहां पे यूएपीए का इस्तेमाल कर दिया, जब चाहा एनआईए को भेज दिया, जब चाहा सीबीआई को भेज दिया, जब चाहा एटीएस को भेज दिया। तो चूंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई सवाल नहीं कर सकता है, तो आराम से आप केस रजिस्टर करिए, एफआईआर, क्योंकि मुकदमे तो आपको 20 साल चलाने हैं। मुकदमे में कितने साल उसकी कोई लिमिट नहीं है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, क्योंकि आज तक कोई भी रिफॉर्म मूवमेंट फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी या पुलिस अकाउंटेबिलिटी हमारे मुल्क में हुई नहीं है। तो उसकी ये सारी वो है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे केस के बैकग्राउंड में जाके देखें तो आप देखेंगे कि अभी जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो गिरफ्तारी है, आप देखिए कि उस वक्त चल क्या रहा था बैकग्राउंड में। इलाहाबाद में महंत गिरी महाराज जो है उनकी हत्या की गई, कुछ लोग कह रहे हैं हत्या की गई, कुछ लोग कह रहे हैं सुसाइड किया उन्होंने। वो जितने स्ट्रॉन्ग विल के जो आदमी थे, जितना मैंने उनको देखा है, पढ़ा है, जाना है,
یا جو ان کے ساتھ کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص سوسائڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو اب وہ کیا تھا, وہ ایکچوئل وہ انویسٹیگیشن کا ٹاپک سبجیکٹ ہے. بٹ گورنمنٹ اتر پردیش کی پوری طرح سے بیک فوٹ پر تھی, کیونکہ ایک اتنے بڑے سادھو مہنت کی کو پروٹیکشن نہیں دیا جا سکا تھا. دوسری طرف گورنمنٹ سپورٹڈ یا فرینڈلی جو ان کے جو کارپوریٹ ہاؤس ہیں وہاں پہ ہزاروں کروڑ کے ڈرگز پکڑے گئے تھے. تو دونوں فرنٹ پہ میڈیا اور جنتا حکومت سے سوال پوچھ رہی تھی. اچانک راتوں رات مولانا کلیم صدیقی صاحب کو پکڑا گیا. ایک رات بھر میں شاندار سی ایک اسکرپٹ تیار کی گئی 3 پیج کی اور نکال کے سامنے رکھ دی گئی. یعنی ان سب کو چھپانے کے لیے یہ ایسا کیا گیا. یہ اتر پردیش میں الیکشن ہونے والے ہیں اسمبلی کے, یہ صرف اور صرف ایک سیاسی کیس ہے. اچھا وکیل صاحب, ایک سوال آپ سے کروں گا کہ جب فرسٹ دن مولانا کو لے جایا گیا تو آپ نے سوشل میڈیا پوسٹ ڈالا تھا کہ زوردار بحث ہوئی اور عدالت نے UPATS کی مانگ نہیں مانی کہ پولیس ریمانڈ دی جائے, لیکن کیا دوسرے دن آپ سے ایسا کچھ چوک ہو گئی جس کی وجہ سے ریمانڈ ان کو مل گئی, کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیے, دوسرے دن تو پہلے دن کے مقابلے میں زیادہ اچھی بحث ہوئی. اب جوڈیشری ہے, اس کے کام کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کہاں پر کیسے کام کرتی ہے, اس کے لیے بہت سے کیسز ہیں, بہت سی ریسرچ اسٹڈیز بھی ہیں, بہت سی ریکمنڈیشنز بھی ہیں, لا کمیشن کی بھی ہیں, اور جو سول سوسائٹیز ہیں ان کی بھی ہیں. تو چونکہ معاملہ کورٹ کے اندر ہے تو اس پر بہت زیادہ بات کرنی میرے خیال سے وہ مناسب نہیں ہے, لیکن جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں اور فیکٹ ہے, آرڈر ہے سامنے, آرڈر ہے کہ پہلے دن جو ہے JC ہوئی اور دوسرے ہی دن پھر PC ہو گئی. تو وہ جج صاحب کا ڈسکریشن ایک طرح سے ہوتا ہے کہ جج صاحب کو کب کہاں پر کیا اچھا لگا. جو اپلیکیشن ہے جو اس کا وہ ہے جو ریکارڈ پر ہے, جس کا فوٹو آپ لے سکتے ہیں, کاپی مل جائے گی آپ کو, اس میں مولانا کے خلاف جو الزامات ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے, اور اس میں انہوں نے جو گراؤنڈز لکھے ہیں کہ ہمیں کن کن گراؤنڈز پر چاہیے. پہلا یہ ہے کہ مولانا کے پاس سے ایک موبائل اور 7 سم کارڈ برآمد ہوئے جس کا ڈیٹا ریٹریکشن کرانا ہے. اب وہ جو 7 سم کارڈ ہیں, وہ 7 سم کارڈ کن کمپنیز کے ہیں, وہ ٹیلی کام کمپنیز اس کا ڈیٹا CDR کیف جو ہوتا ہے کسٹمر اپلیکیشن فارم, وہ ساری چیزیں وہ کمپنی ڈیٹا دے گی. موبائل کے اندر کیا چیزیں تھیں, کیا چیزیں ہیں, کیا چیزیں کہاں سے آئی, کہاں گئیں, کب ڈیلیٹ کی گئی, یہ سارا ڈیٹا FSL فورینسک لیب دیتا ہے. تو مولانا کی اس میں پولیس ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ان کے اکاؤنٹ میں لاکھ کروڑوں روپے آئے, ایسا الزام ان کے اوپر ہے. تو اگر اکاؤنٹ میں آئے تو وہ اکاؤنٹ نمبر پولیس کے پاس ہے اور FCRA بھی ساری چیزیں ہیں پولیس کے پاس, جو آڈٹ کی گئی ہے وہ بھی گورنمنٹ کو سبمٹ ہوتی ہے. تو اس اسٹیٹمنٹ میں اور ان ساری ریکارڈز میں کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی. اب جن لوگوں کے دھرمانترن کے کنورژن کے جو سرٹیفکیٹ بنوانے کی بات کی جا رہی ہے وہ ایک لیگل پروسیجر ہے, ڈیو پروسیس ہے, اور وہ انلیگل نہیں ہے, چاہے بنانا, چاہے بنوانا یا بنوانے میں سہیوگ کرنا. دعوت کا کام جو ہے وہ آرٹیکل 25 انشور کا ہے, سیکیور کرتا ہے. ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کو بنانا کرنا وہ بھی آرٹیکل 28, 29, 27, یہ پورا ریلیجیس جو فریڈم ہے اس کو وہ کرتا ہے. وہاں پر ان کا یہ کہنا کہ وہ اپنی تقریروں میں یہ کہا کرتے تھے کہ جو مانے گا اسلام وہ جنت میں جائے گا, جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا اور اس کو آگ میں جلایا جائے گا. یعنی کہ ضرورت نہیں تھی کہ پولیس کسٹڈی دی جائے. ہاں, وہ آج بھی اپلیکیشن آن ریکارڈ ہے, اس میں کوئی بھی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ دینی چاہیے تھی. یہ ہمارا آرگومنٹ تھا اور ہے, جی چلیے, جس کا کوئی جواب ATS کے پاس بھی نہیں تھا, اور ہم پوری طرح سے دوسرے دن بھی ہمیں پورا یقین تھا کہ جوڈیشیل کسٹڈی سے پولیس ریمانڈ میں نہیں دیا جائے گا. لیکن ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں, اس پہ گائیڈ لائنس ہیں, چونکہ پولیس کو شروع میں انویسٹیگیشن